नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा के रिमझिम अपने नल से जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाना यानी भाप बनकर उड़ जाना। आपने देखा होगा कि जब घर में कभी हम पानी गर्म करते हैं या कोई भी गर्म खाना हम देखते हैं, खाना या पीना कुछ भी गर्म हम देखते हैं, तो उसमें ऊपर आपने देखा होगा एक धुआं उठता दिखता है। वो क्या होता है? वो एक तरह से भाप होती है। भाप यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जो कि ऊपर हवा में उड़ के जाती हैं, उसे ही वाष्पित होना कहा जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जब हमारा ये जलवाष्प यानी जो हमारा पानी छोटी छोटी बूंदें बनके धुआं बनके ऊपर उड़ता है, जब वो ठंडा हो जाता है आसमान में जाकर के वो बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यानी जब वो बादल बन जाता है तो बादल बनने के बाद यही पानी जो वाष्पित हुआ था यानी भाप बनकर ऊपर गया था, फिर बाद में किस रूप में वापस धरती पे आता है? वर्षा रूप में यानी बारिश के रूप में, हिम अर्थात बर्फ के रूप में, सहिम यानी बर्फ और पानी एक साथ जो होकर के आता है, ओलावृष्टि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सहिम वृष्टि यानी ओलावृष्टि, जब ओले गिरते हैं वो क्या होते हैं? पानी बारिश के टाइम पे ही होता है ना, तो बारिश भी आ रही होती है और पानी बर्फ की गोले भी गिर रहे होते हैं। तो वो क्या हो गया? यहाँ पे बारिश और बर्फ का मिश्रण एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? जल चक्र। यानी जल क्या करता है, यहाँ पे हम चित्र के जरिए समझते हैं। यहाँ नदी में हमें जल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जल क्या है? ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो गर्म होकर के ये पानी वाष्पीकरण होने लगता है, यानी ये भाप बन के ऊपर उठने लगता है। ऊपर कहाँ जाता है? आसमान में, जहाँ ये संघनन होता है। उसके बाद ये बादल का रूप ले लेता है। बादल के बाद ये क्या होती है? वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। कहाँ? पहाड़ों पर गिरते दिखाया गया है यहाँ पे, कि पहाड़ी इलाकों पे या हम देखें तो मैदानी इलाकों में भी बारिश होती है, और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है। तो पहाड़ी इलाका यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ बारिश हो रही है, और बारिश होकर के क्या हो रहा है? यहाँ पहाड़ों पे जो पानी होता है वो नदियों के रूप में, यानी जो जमीनी एरिया होता है, मैदानी इलाका होता है, वहां पे क्या नदियों के रूप में ये पानी हमारा वापस कहाँ आ जाता है? सागरों में, और सागर से फिर जाकर के कहाँ आता है? महासागरों में। महासागरों से ही फिर पानी वापस से गर्म होकर के वाष्पीकृत होकर यानी भाप बन के वापस ऊपर आसमान में जाता है, यानी हमारे वायुमंडल में जाता है। और वायुमंडल से होकर के फिर ये कहाँ? जमीनी मैदानी इलाकों में आ जाता है, पहाड़ी इलाकों में आता है, यानी जहाँ पे जमीनी एरिया है, जहाँ मिट्टी है। ठीक है, वहां पे आकर के नदियों के रूप में आकर के वापस हमारा महासागर में आ जाता है। इस तरह से ये पानी का चक्र लगातार चलता रहता है। इसे ही यहाँ पे क्या कहा है? प्रक्रम, यानी जो लगातार चलता रहता है। इस ये चक्र जो लगातार रहता है पानी हमारा अलग अलग रूपों में, उसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अजमेर नदी में बहता हो। यानी मैंने अभी आपको समझाया कि जल हमारा क्या है? ये एक तरह से चक्र लगाता रहता है। तो ये क्या है? एक तरह की थलशाला है। थलशाला यानी यहाँ पे इन्होंने एक चित्र के जरिए हमें समझाया है थलशाला क्या है। जैसे कि एक जार है कांच का, जिसमें इन्होंने क्या करा है? मिट्टी डाल के ऊपर पौधे लगा दिए हैं और उसमें पानी छिड़क के ऊपर से जार को पूरा बंद कर दिया है। अब ये क्या है? जो बाहर से रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से ये पानी जो है क्या भाप बन रहा है, भाप बन के ऊपर ढक्कन पे इकट्ठा होकर के वापस पानी की बूंदे बन के नीचे गिर रहा है। इसे ही इन्होंने यहाँ पे थलशाला बताया है। तो हमारी पृथ्वी क्या एक थलशाला के समान है, जो कि क्या है? शताब्दियों पूर्व
यहाँ पे जो पानी मतलब पहले के टाइम पे जो पानी यहाँ पे था वही पानी आज भी मौजूद है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो पानी हम हरियाणा के राज्य में खेत की सिंचाइयों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अजमेर नदी में बहता हुआ पानी हो। पहले कभी अजमेर नदी में बहा हो और अब वो वापस से यानी बादल बन के जो अब आकर के बरस रहा है और ये हम सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो कहाँ हरियाणा में आके गिरा है। ये एक उदाहरण है बस। अलवरण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, अलवण जल के प्रमुख स्रोत। लवण यानी कि हम जो नमक होता है उसे हम लवण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है समुद्र का पानी क्या है, खारा है। यानी अगर हम समुद्र के पानी को वाष्पित कर दें यानी उसको भाप बना के उड़ा दें तो नीचे हमारे पास क्या बचता है, नमक बचता है, ठीक है। अब ऐसा पानी जिसमें नमक ना हो यानी अलवण वाला पानी, उसके मुख्य स्रोत क्या है हमारे, नदी, तालाब, सोते। सोते अर्थात एक तरह का झील जैसे बोले, या फिर हम बोले कोई गड्ढे वगैरह, बड़े गड्ढे जहाँ पे पानी भर जाता है बारिश का, उसको हम सोते कहते हैं। और हिमनद यानी ऐसी नदियां जो हिमालय में या फिर ये बोलें कि किसी बर्फ से बनी है, ठीक है, उन्हें हम हिमनद कहते हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल, कौन सा, महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। क्या बोला है इन्होंने, जो महासागर हैं और जो समुद्र हैं इनका जल क्या होता है, लवणीय होता है, यानी इसमें नमक होता है। अभी भी मैंने आपको समझाया था। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। कौन सा नमक होता है इनके अंदर जो पानी होते हैं महासागर और समुद्र के, इसमें होता है सोडियम क्लोराइड या फिर खाने में जो प्रयोग करा जाता है वो वाला नमक इसमें होता है। आगे हम बात कर लेते हैं जल का वितरण की। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना हिस्सा ढका हुआ है, 3/4। यदि धरती का थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ये क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं ऐसा कि जब हमें पता है कि पृथ्वी पर यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे थल जितनी भी हमारा जमीनी हिस्सा है उससे ज्यादा हिस्से पर पानी है, फिर भी हमारे बहुत से ऐसे देश हैं जिनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे देश हैं जिनको जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्या हमारे पास जितना भी जल है पूरी पृथ्वी पर, क्या वो सारा हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब इसमें बताया गया है कि कहाँ पे कितना प्रतिशत जल हमारे पास है। जैसे कि महासागर, इसमें 97.3% है। बर्फ जो छत्र का यानी बर्फ से जो ढका हुआ है वो है 0.02. भूमिगत जल कितना है हमारे पास, 0.68. झीलों का अलवण जल यानी ऐसा जल जो जिसमें नमक नहीं है वो कितना है, 0.009. स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, इनका कितना है, 0.009. वायुमंडल में कितना है, 0.0019. और नदियां जो है उनका कितना है, 0.0001. ये हमारा टोटल 100% का आ रहा है कि इतने हमारे पास जल का वो है प्रतिशत है। इससे आगे की कक्षा में हम जानेंगे महासागरीय परिसंरचना और महासागरीय धाराएं। आज की कक्षा में इतना ही।